हाय एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन, एमिटेंस। ये सभी टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिमोट सेंसिंग के ये जो बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं उसे आप रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इन सभी टर्म्स को। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कोई भी लाइट या हीट आ रही है किसी सरफेस पर, ये इंसिडेंट रेडिएशन इस सरफेस पर आई तो वो बिना उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो यहाँ पर टकराई है उसी फ्रीक्वेंसी से जब वापस बाउंस बैक कर जाए तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। मतलब इस इंसिडेंट रेडिएशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है और वो एट एंगल पर वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। और ये जिस एंगल से आती इंसिडेंट होती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। अगर ये कम एंगल से अगर सरफेस पर आएगी तो ये कम ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर ये ज़्यादा एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट हुई है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा ही होगा। ओके और यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन दोनों रिफ्लेक्शंस को। तो जैसे कि आप पहले डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका एक और डायग्राम है स्पेकुलर और डिफ्यूज का। तो इस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसकी सरफेस की बात करते हैं हम। इसकी सरफेस कैसे दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल स्मूथ। और ये जो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है इसकी सरफेस कैसी है? ये रफ़ सरफेस है। तो यही इसका कारण होता है इसके रिफ्लेक्शन का कि ये कैसे होता है। तो देखते हैं सरफेस टाइप। जो स्पेकुलर, इसको डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, ये हमेशा स्मूथ या जो पॉलिश जो शाइनी सरफेस पे होती है उस पर होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। वहीं जो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है वो रफ़ या फिर जो कोई टेक्सचर वाली कोई सरफेस होती है जिसका इरेगुलर हो सरफेस, ऊबड़ खाबड़ सी हो, उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। देन द रिफ्लेक्शन का अगर पैटर्न की बात करें तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है। मतलब हमें पता है कि इसका प्रिडिक्टेबल पाथ क्या होगा। जैसे इस तरह से ये इंसिडेंट हुई रेस तो हमें पता है कि उसी एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्योंकि इसकी सरफेस स्मूथ है तो एक प्रिडिक्टेबल मैनर में ही ये रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जो डिफ्यूज सरफेस है उसके अंदर तो बहुत सारे गैप्स हैं, ऊबड़ खाबड़ सी है, तो हमको पता ही नहीं है ना कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। और यहाँ पर होगी तो वो स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। तो इसका कोई प्रिडिक्टेबल पाथ नहीं होता। वो कहीं पर भी डिफ्यूज मतलब फैल सकती है या स्कैटर या बिखर सकती है लाइट। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो अभी हमने जैसे किया था, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मतलब जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेकिन डिफ्यूज़ जो रेडिएशन है उसमें कोई भी एंगल, स्पेसिफिक एंगल नहीं होता है, वो बिखर जाती है लाइट। फिर इमेज कैसी फॉर्मेशन होगी? जैसे अगर हम आईने में देखेंगे तो हमें एक अपना एक क्लियर कट जो है अपना परछाई दिखाई देती है आईने के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वो स्मूथ सरफेस पे हमको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मान लो हमारा फेस, हमारे अंदर भी कुछ लाइट निकल रही है जो कि जाके आईने की जो सरफेस है उस पर जाके टकराएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिससे कि हम अपना चेहरा या अपने आप को देख पाएंगे। तो वो स्पेकुलर या डायरेक्ट रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, जिसमें एक क्लियर और शार्प इमेज क्रिएट होती है। फिर वहीं जो स्पेकुलर होता है उसमें एक क्लियर इमेज नहीं होगी, क्योंकि वो सरफेस ही यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो जो लाइट है उसको डिविएट कर देगा। तो जहाँ पर आपको एक स्टिल इमेज मिल रही है मिरर में, वैसे ही आपको स्पेकुलर में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे से फैल रही है, जिसकी वजह से आपको इमेज देखने को नहीं मिलेगी। फिर इसका सरफेस रफनेस का क्या इफ़ेक्ट होता है? इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, कंसिस्टेंट डायरेक्शन होता है। इसका रफनेस की वजह से इसमें स्कैटरिंग हो जाती है और एक ब्लर्ड और अनक्लियर रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। इसमें वही जो रिफ्लेक्शन होगा वो लाइट का वो क्लियर होगा और वेल डिफाइंड होगा। इसका जो है डिफ्यूज़ ग्लो होगा, इसमें कोई शार्प इमेज देखने को आपको नहीं मिलेगी।
अगर इसकी बात करें तो इसका कांस्टेंट एंगल होगा, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अक्रॉस द सरफेस। इसमें बहुत ज़्यादा एंगल्स में ये जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए इसका कोई कांस्टेंट एंगल नहीं होता, वो कहीं भी डिफ्यूज़ हो जाती है और कहीं भी स्कैटर हो सकती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि कांच के अंदर स्मूथ सरफेस होती है, आप देख सकते हो आपकी इमेज, वैसे ही जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें भी आप देखेंगे अपना परछाई तो आपको दिखाई देगी अभी, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। लेकिन जैसे ही आपने उस पानी को हिला दिया, हलचल कर दी, तो फिर वो जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना, वो स्कैटर हो जाएगी, फिर आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो भी हिलने लग जाएगी, आपको फिर क्लियर इमेज भी दिखाई नहीं देगी। तो यही डिफरेंस होता है, ये जो इमेज होती है कैसे दिखाई देती है, क्लियर या फिर अनक्लियर, स्कैटर, ये सब डिपेंड करती है उसके टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के, और वो किस पर डिपेंडेंट होता है, उसके सरफेस पे, कि जो उसका सरफेस है वो स्मूथ है या फिर रफ़ है। अगर स्मूथ है तो आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और अगर वो रफ़ सरफेस है तो फिर आपको देखने को मिलेगा डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। ये देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सीधे आ रही है लाइट, और ये जिस एंगल से आ रही है लाइट उसी एंगल से ये वापस जा रही है, ये लंबे एंगल से आ रही है तो ये इधर से जा रही है, मतलब जिस एंगल से आ रही है लाइट उसी एंगल से वो वापस जा रही है। लेकिन ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसमें देखिए आप, ये कहीं भी फैले जा रही है लाइट, उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है। तो ये मेन डिफरेंस था स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस वो है रेडिएशन। अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। तो इसकी भी दो इमेजेस से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आइए पहले इसकी इमेज देख लेते हैं हम। तो जो डायरेक्ट रेडिएशन है, मतलब रेडिएशन मतलब ये इससे जो सन से जो किरणें निकल रही हैं, रेडिएट हो रही है, वो रेडिएशन हो गया हमारा। तो डायरेक्ट रेडिएशन में क्या होगा, डायरेक्ट रेडिएशन में मतलब जो ये हमारा सोर्स है, सोर्स क्या हो गया, इसमें जो सन है वो हमारा सोर्स हो गया, मतलब ये रेडिएशन को रेडिएट कर रहा है, और ये हो गया हमारा टारगेट, मतलब यहाँ तक इसकी रेडिएशन पहुँचना चाहिए। अगर बिना किसी भी हिंड्रेंस के सोर्स से डायरेक्ट अगर ये टारगेट तक पहुँच रही है, ये सोर्स है और यहाँ से ये डायरेक्ट टारगेट तक पहुँच गई, इसके बीच में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ये जो लाइट जैसे निकली है वो वैसे ही बिना किसी स्कैटरिंग या किसी एटेन्यूएशन के डायरेक्ट टारगेट तक पहुँच गई, तो ये होगा डायरेक्ट रेडिएशन। वहीं अगर ये सन से निकली हुई रेडिएशन डायरेक्ट हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच रही, बल्कि बीच में कुछ ना कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा डिफ्यूज़ रेडिएशन। तो देखिए इसमें ये निकली यहाँ से रेस, लेकिन बीच में आ गए बादल, जिसकी वजह से इसमें से कुछ लाइट तो है जो है वो स्कैटर हो गई, इधर उधर स्कैटर हो गई, और फिर कम इंटेंसिटी की हो गई लाइट, और बची हुई लाइट क्या हुई, टारगेट तक पहुँची। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन हो गया ना, इसका स्कैटरिंग हो गई, कुछ लाइट की जो बची फिर पहुँचा। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये पहले क्या ग्राउंड के सरफेस पर टकरा गई, फिर यहाँ से जो है फिर वो टारगेट पे गई, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है ना, वो कहीं और बैरियर के थ्रू होते हुए फिर यहाँ पर आई है, तो ये कहलाएगी डिफ्यूज़, और जो बिना किसी बैरियर के सीधा पहुँच गई वो कहलाएगी डायरेक्ट रेडिएशन। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें ये अगर टारगेट पॉइंट है तो यहाँ पर सीधे पहुँच रही हैं, बल्कि और यहाँ इनको देखें दूसरी लाइट्स को, तो ये यहाँ पर कहीं और टकरा कर, ये यहाँ बादलों में टकरा कर फिर पहुँच पा रही हैं। तो ये टेबल में भी हम देख लेते हैं इसको। तो स्पेक्युलर रेडिएशन की क्या होती है डेफिनेशन, कि एक डायरेक्ट पाथ होता है कोई स्कैटरिंग के बिना जो पहुंच जाती है, और डिफ्यूज़ में क्या होता है, ये बहुत सारे डायरेक्शंस में जो है वो फैल जाती है। ये देखिए कि यहाँ पर टकराई तो कुछ लाइट तो इधर फैल गई, कुछ लाइट इधर फैल गई, फिर जो बची वो उधर जा रही है अब। और डस्ट और ये क्लाउड्स, डस्ट, जो भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ये स्कैटरिंग होती है, और ये इसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फिर एटमॉस्फेयर के में इसमें एटमॉस्फेयर के साथ कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, तो मतलब जो आप कह सकते हो जब क्लियर स्काई होगा तब जो रेडिएशंस आएंगी वो क्या होंगी, डायरेक्ट रेडिएशन होंगी। और वहीं अगर बादल वगैरह हैं आसमान में, या फिर बादल ना भी हो तो कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो उस लाइट को, उसकी वेवलेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, तो डिफ्यूज़ रेडिएशन होगा। तो एटमॉस्फेरिक के पार्टिकल्स की वजह से जो ये लाइट है वो उसके स्कैटरिंग होकर आ रही है। तो इससे क्या होगा
कि इसकी एक यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन होगा। जैसे कि आप आपके घर में भी अगर कोई कॉर्नर पे एक बल्ब लगा हुआ है या फिर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो आप देखेंगे कि उस बल्ब के नीचे या उस ट्यूबलाइट के नीचे ज़्यादा रोशनी होती है कंपैरेटिवली टू द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। तो उसके जगह ऐसी भी लाइट्स आती हैं जो क्या होती है, जैसे बीच में लगती हैं, और वो आजकल एल्यूमिनेटिंग ऐसे स्कैटर्ड वाली लाइट्स आती हैं ताकि वो पूरे डिम लाइट्स भी होती हैं वो। तो उसमें क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है लेकिन उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा कर दी जाती है, तो पूरे रूम में आपको एक ही तरह का उजाला देखने को मिलेगा। क्यों? उसमें क्या कर दी गई है, स्कैटरिंग। तो वैसे ये जो डिफ्यूज़ है उसमें स्कैटरिंग कर दी है, तो ये जो लाइट है ना वो सीधे नहीं तो एक ही टारगेट पे जाएगी, मतलब सीधे ही जाएगी तो एक ही जगह पर रोशनी होगी। लेकिन अगर इसमें स्कैटरिंग हो गई तो ये फैल जाएगी हर जगह पर, और जब ये सब जगह फैल जाएगी तो इसकी जो लाइट होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और इसके अलावा क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, इसको फैला दिया। जैसे कि आप अकेले एक एप्पल खाओगे तो आपकी अकेले की इंटेंसिटी होगी कि आप उसको खा रहे हो, वहीं आपने उसको कट करके 4 लोगों में बांट दिया तो उसकी इंटेंसिटी आप कम हो गई ना, आप तो सिर्फ एक ही पीस खा पाए। तो वैसे ही जो लाइट की इंटेंसिटी ही कम हो जाएगी तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ी डिम हो जाएगी लेकिन यूनिफॉर्म हो जाएगी। डिम हो जाएगी लाइट लेकिन वो हर जगह फैल जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्म और सॉफ्ट लाइटिंग हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया कि क्लियर डे पे जो सनलाइट होगी वो डायरेक्ट रेज होती है जो कि डायरेक्टली अर्थ के सरफेस को हिट करती है, और जो डिफ्यूज़ होता है वो क्लाउड्स या फॉग्स, जो क्लाउडी डेज पे जो हमको लाइट्स होती है जो फैल कर आती है, वो कौन सी होती है, डिफ्यूज़ रेडिएशन होती है। ये स्पेकुलर रेडिएशन को ही डायरेक्ट रेडिएशन भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर डायरेक्ट रेडिएशन होता है ना तो उसमें आपको जो परछाई है वो आपको ज़्यादा क्लियर कट दिखाई देगी, और वहीं जो डिफ्यूज़ रेडिएशन है तब आपकी परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे के 3 टर्म्स, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किया। अब अब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिशन को भी डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे कोई लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ भी आ रहा है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट जो है अपने आप में कंप्लीट है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो अब इस लाइट के साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए जिसको रो से डिनोट करेंगे हम, ठीक है, तो मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर ये अब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाए, इसको हम टी से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये तीनों, इसका रेशो कहीं ना कहीं ऐसा वैरी होगा कि अगर मान लो कि रिफ्लेक्ट हो गई कुछ पॉइंट में, तो इन तीनों का सम मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यही जो लाइट है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, ये 1 को ही, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये उसी प्लेन पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। या फिर ये लाइट ये मटेरियल के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी, मतलब इस लाइट को इसने अब्जॉर्ब कर लिया मटेरियल ने, तो ये अब्जॉर्प्शन हो गया। या फिर ये ट्रांसमिट कर जाएगी इस मटेरियल को, अगर मान लो ये ग्लास का मटेरियल है तो ये इसके आर पार हो जाएगी जब, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो किसी मटेरियल में कोई एक फिनोमिनन भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ वो रिफ्लेक्ट कर दे या कुछ अब्जॉर्ब कर ले और कुछ ट्रांसमिट कर दे। तो ये तीनों, ट्रांसमिशन, एमिशन और ये कैसे वैरी होता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रांसमिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा, जैसे ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेडिएशन आया और ये यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे कैसे वैरी करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ट्रांसमिशन है। तो ये ट्रांसमिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो पहला जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया या वाटर हो गया। अगर वाटर को आप क्लियर कंटेनर में ऐसे मान लो ग्लास के अंदर रखा, तो आप अगर साफ़ पानी है तो उसके आप आर पार देख सकते हैं ना, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया।
तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में क्या होता है, ये मटेरियल क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन होता है उसको विदाउट एनी स्कैटरिंग या अब्जॉर्प्शन, ना तो उसमें कोई स्कैटरिंग होती है और ना ही उसमें कोई अब्जॉर्प्शन होता है, वो सीधे के सीधे पूरा जो भी लाइट है उसको ट्रांसमिट मतलब आर पार कर देगा। आप मानिए कि एक कांच का टुकड़ा आपके हाथ में है और आपने यहाँ से लाइट मारी, तो आप वो लाइट दूसरी तरफ से भी देख सकते हो उससे जो पास हो रही है उसको। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में। फिर ओपेक मटेरियल्स कैसे हो गए, जो मटेरियल्स पारदर्शी नहीं है, जिसके आर पर आप नहीं देख सकते, वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं। और क्योंकि ये ओपेक हैं तो ये क्या करेंगे, जो ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे रेडिएशन को, डू नॉट ट्रांसमिट रेडिएशन एंड आइदर अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। तो ये इसको ट्रांसमिट ना करके या तो अब्जॉर्ब कर देंगे या फिर उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन इसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे। कौन से मटेरियल्स, ओपेक। जैसे कि अगर आप लकड़ी के आसपास आपने लकड़ी के एक छोर पर आपने लाइट मारी और आप पीछे साइड से जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसको लाइट को निकलते हुए नहीं, क्योंकि उस लकड़ी ने क्या किया, या तो उस लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया या फिर उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, वो उसके सरफेस पे डिपेंडेंट करता है। तो ओपेक मटेरियल क्या होगा, इसमें ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसमें क्या होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा कुछ या फिर कुछ अब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसमिशन ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद जो मटेरियल है वो है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या होता है, ये बीच का होता है ट्रांसपेरेंट और ओपेक के, मतलब ये पूरा पारदर्शी भी नहीं होता और पूरी तरह से ये ब्लॉक भी नहीं करता। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कैबिन्स जो ग्लास के बने होते हैं उस पर ना फ्रोस्टेड सा ग्लास होता है जिसमें आप बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते, लेकिन वो ग्लास भी है। तो इसका एग्जाम्पल भी वही है, फ्रोस्टेड ग्लास या टिश्यू पेपर जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स होते हैं। ये पार्शियल ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं, मतलब इतना पूरा लाइट तो वो पूरे ट्रांसमिट नहीं होने देगा, लेकिन कुछ आधी जो लाइट है उसको वो ट्रांसमिट होने देगा और बाकी जो है उसको स्कैटर कर देगा। ठीक है, तो आप देखिए कि वो जो फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं उसके आप आर पार इतने अच्छे से देख नहीं पाते, लेकिन लाइट तो पहुंच पाती है ना, वो कमरा जो होता है वो लाइट अप रहता है। ऑफिस वगैरह में जनरली ऐसे ग्लास डोर्स बनाए जाते हैं। और ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक लॉ भी है जो कि है बियर लैम्बर्ट लॉ। अब ये बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, इसमें एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन किस पे डिपेंडेंट होती है, जो मटेरियल है उसकी थिकनेस पे और अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे। तो अगर कोई मटेरियल है, जैसे कि ग्लास का भी कोई मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, या फिर ऐसा कोई ट्रांसलूसेंट मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा थिक है, तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन और जैसे कि फिर वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा और ट्रांसमिशन कम करेगा। और अगर मटेरियल थिन है तो वो अब्जॉर्प्शन कम कर पाएगा और ट्रांसमिशन ज़्यादा करेगा। तो इसका जो एक्सटेंट होता है अब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन का, तो वो मटेरियल के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है और उसके अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। अब जो मटेरियल होगा उसका अब्जॉर्ब करने का अलग अलग कोएफिशिएंट होगा, तो ये इन दोनों चीज़ पर डिपेंड करेगा। और यही दर्शाता है बियर लैम्बर्ट लॉ, क्या कि उसका अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की थिकनेस पे और अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन होता है जब कोई रेडिएशन एक मटेरियल के द्वारा टेकन अप कर लिया जाता है जो कि उसकी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो टोटल टेम्परेचर होता है मटेरियल का वो बढ़ जाता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है, इसकी अपनी एक थिकनेस होगी और इस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई। अब ये क्या करेगा, इस लाइट को या इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अंदर क्या होगी, हीट होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और ये मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है, इस लाइट की जो एनर्जी है, इसने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट हो गई, इस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा मटेरियल का। वो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो सब एक्साइट हो गए और वो मूव होने लगेंगे, कोलाइड होने लगेंगे, जिसकी वजह से वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि जो
अब्जॉर्प्शन होता है वो फॉलोड बाय एमिशन होता है। मतलब अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एमिशन। एमिशन अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि एमिशन मतलब जब ये जो बॉडी होती है खुद अपने अंदर से जो रिलीज़ करती है रेडिएशन, तो उसको बोलते हैं एमिशन। तो ऐसा क्यों होता है कि अब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन होता है? वो इसलिए होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स कोई भी जो मटेरियल होता है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक रूम टेम्परेचर है और रूम में आपने दो चीज़ रख दी, एक तो आपने आइसक्रीम रख दी मान लीजिए ठंडी ठंडी, और एक आपने रख दिया सूप रख दिया गरम गरम। तो क्या आइसक्रीम हमेशा ठंडी रहेगी अगर रूम में रखी हुई है, और सूप हमेशा गर्म रहेगा? नहीं। वो क्या करेंगे, ये दोनों अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करके उस रूम के टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यही लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है। वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो वही इसके अंदर भी होगा। जो मटेरियल था उसका खुद की एक स्टेबिलिटी थी, लेकिन इस एनर्जी के आ जाने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और ये एक्साइट होने लगे। लेकिन अब ये वापस कोशिश करेंगे ना कि ये वापस से इक्विलिब्रियम में आए। तो अब ये क्या करेगा, ऐसा जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब करी थी उसको वो वापस रिलीज़ करने की कोशिश करेगा। और जब ये रिलीज़ करेगा तो वो किस फॉर्म में रिलीज़ करेगा? एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जिससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्जॉर्प्शन तब होता है जब रेडिएशन टेकन अप कर लिया जाता है, मटेरियल के द्वारा इसे ले लिया जाता है और वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है उस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी में, जिसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है मटेरियल का वो बढ़ जाता है। तो जब ये मटेरियल एक्सेस एनर्जी को अपनी रिलीज़ कर दिया तो ये वापस लोअर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। मतलब जहाँ पर उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, और ये जो एमिट कर रहा है एनर्जी या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करेगा, जिसे हम लाइट या हीट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो ये इसी को ही क्या कहा जाता है, एमिशन या एमिसिविटी कहा जाता है। तो अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एमिशन होगा। तो अभी हमने जो अब्जॉर्प्शन पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। जो डार्क कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन होता है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो जो ब्लैक कलर की वेवलेंथ, जो लाइट कलर है इसका वेवलेंथ अलग होगा तो उसका अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए जो डार्क कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें लिखा है वेवलेंथ, तो जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ब्लैक है, जैसे कि हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा ही था कि एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है जो 400 से 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। फिर इंफ्रारेड जो रेज होती हैं वो इससे छोटी होती है। इंफ्रारेड की रेंज कितनी होती है, छोटी नहीं सॉरी बड़ी होती है, उसकी रेंज कितनी होती है 700 से 1500 नैनोमीटर। तो ये विजिबल लाइट क्या होती है, इसकी ये कलर जो अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे विबग्योर उसके अंदर यही सब कलर्स होते हैं ना, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इन सब की वेवलेंथ होती है ये 400 से 700 के बीच में। तो ये हर एक कलर, इसलिए गर्मी में हम जैसे वाइट कलर पहनते हैं ताकि कम हीट अब्जॉर्ब कर सके। तो इन सब कलर्स की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है, जिसको हमने वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ये उसी अकॉर्डिंग जो है अलग अलग मटेरियल्स होते हैं वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ब्लैक कलर होता है वो सारी हीट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाइट है वो सारी को एमिट कर देता है। इसलिए जो ब्लैक कलर ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर कोई बड़ी सरफेस है तो वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेगी, इतनी पूरी में हीट अब्जॉर्ब करेगी, और वहीं अगर कोई छोटी सी सरफेस है तो वो कम हीट को अब्जॉर्ब करेगी।
और इसका की कॉन्सेप्ट वही कि जो अब्जॉर्प्शन है वो फॉलो बाय होता है एमिशन को, ये हम ऑलरेडी अभी हाल डिस्कस कर चुके हैं। एमिशन जो निकलता है फिर वो थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, जिसमें क्या होता है जो मटेरियल है वापस से लो एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो उस प्रोसेस में क्या हो जाता है, एमिशन हो जाता है अब्जॉर्प्शन के बाद। फिर वही इसका एग्जांपल है कि जो ब्लैक कार होगी वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगी और ज़्यादा जल्दी वो गर्म हो जाएगी वाइट कार के कंपैरिजन में। ये डायग्राम में वापस ये रिफ्लेक्शन है, तो ये ऊपर से ही वापस जा रही हैं इसकी लाइट्स। अब्जॉर्प्शन है तो ये मटेरियल के अंदर घुस गई है, ये देखिए आप, ये मटेरियल के अंदर घुस गई है। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये अभी अब्जॉर्प्शन के साथ साथ हमने एमिशन को भी थोड़ा डिस्कस कर लिया है कि एमिशन क्या होता है, रिलीज ऑफ रेडिएशन होता है फ्रॉम अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल से रेडिएशन निकलना। रेडिएशन जैसे कि या तो विजिबल रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सब इनको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इनका निकलना किसी भी मटेरियल से उसको एमिशन होता है। तो एमिशन और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है मेन, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो हीट आ रही है वो वही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन एमिशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी अपने आप से रेडिएशन को रिलीज़ कर रही है तो उसे एमिशन कहा जाता है। अब वो भी जैसे कि उसने अब्जॉर्ब ही की है उस हीट को, लेकिन वो उसको उसने अंदर अब्जॉर्ब की ना, जो रिफ्लेक्शन में तो उसको अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो सरफेस से सीधे के सीधे ऐसे ही उसको वापस भगा देती है कि ये रिफ्लेक्ट बैक कर आई और सीधा उसने वापस कर दिया तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसने अपने अंदर में रहने की जगह दी, उसको अब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो हीट जनरेट हुई उसको फिर जो रिलीज़ करेगी, तो उसको आप कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसकी खुद के अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है वो एमिशन होता है। तो थर्मल एमिशन क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इमिट्स रेडिएशन बेस्ड ऑन इट्स टेम्परेचर। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से जो रेडिएशन को एमिट करती है। जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेंगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में करेंगे। यहाँ तक कि हम भी एक रेडिएटर ही हैं। रेडिएटर मतलब क्या होता है, थर्मल रेडिएटर मतलब एल्यूमिनेटेड बाय सेल्फ, जो खुद से ही रेडिएशंस निकाल रहा है वो थर्मल रेडिएटर्स होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट करती है वो सभी थर्मल रेडिएटर्स होते हैं। और एक आइडियल अगर थर्मल रेडिएटर की हम बात करें तो जिसमें जो रेडिएशन होता है वो विच एमिट्स रेडिएशन एज प्लैंक्स लॉ, जो प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग जो एमिशन रेडिएशन है उसको एमिट करता है, जैसे कि ब्लैक बॉडी। अब ये प्लैंक लॉ क्या है, वो लॉज ऑफ रेडिएशन वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ये डिस्क्राइब करता है जो रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ब्लैक बॉडी के द्वारा रेडिएट एमिट किया जा रहा है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। इसका फॉर्मूला होता है E=H/nu, या फिर क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो इसको Hc मतलब स्पीड ऑफ लाइट और न्यू की जगह हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकते हैं 1/λ मतलब वेवलेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जो भी एनर्जी एमिट की जा रही है किसी ब्लैक बॉडी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एनर्जी को एमिट करेगी, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वो कम एनर्जी को एमिट करेगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम एनर्जी एमिट करेगी, और उसकी वेवलेंथ अगर कम है तो वो एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगी। फिर ये जो एमिशन है एनर्जी का रिलीज से रिलेटेड जो एक और लॉ है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये क्या होता है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है किसी भी ब्लैक बॉडी के पर यूनिट सरफेस एरिया से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के, E⁴ टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। फिर इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है एमिशन का, यही कि जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेंगे जिसकी वजह से वो ज़्यादा ग्लो करेंगे, जैसे कि सन। फिर ये जो एमिसिविटी होती है उसका हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। एमिसिविटी जिसको हम डिनोट करेंगे E से, इसका फॉर्मूला है M मटेरियल और ये
एम बी फॉर ब्लैक बॉडी। अब ये क्या होता है, मतलब जो रेडिएंट एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल बाय किससे कंपेयर किया जाता है, ब्लैक बॉडी से। ये ब्लैक बॉडी क्या है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेडिएंट एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी के, तो जब भी कंपैरिजन होगा उसमें स्टैंडर्ड यूनिट किसको माना जाएगा, ब्लैक बॉडी को। तो एमिसिविटी क्या होती है कि हम रेडिएंट एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी है, अगर हमें किसी भी मटेरियल की एमिसिविटी निकालना है तो उसको हम ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मतलब वो परफेक्ट एमिटर होती है, जितनी भी लाइट उसके अंदर उसने अब्जॉर्ब की है वो पूरी की पूरी एमिट कर देगी। तो उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं एमिसिविटी की, कि अगर हमको ब्लैक बॉडी के लिए निकालनी है तो उसकी क्या होगी, वैल्यू 1, मतलब उसने सब कुछ एमिट कर दिया। ये परफेक्ट एमिटर होती है ब्लैक बॉडी। वहीं जो नॉन रेडिएटिंग सरफेस होगी, जो कुछ रेडिएट ही नहीं कर पा रही है जो सरफेस, तो वो एमिट ही भी नहीं कर पाएगी। जो नॉन रेडिएटिंग सरफेस होगी उसकी एमिसिविटी कितनी होगी, 0, क्योंकि वो कुछ भी रेडिएट नहीं कर पा रही है। फिर जो भी रियल सरफेस होती है उसको हम ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं, और जनरली फिर क्या बचता है बीच में, तो ग्रे बॉडी मतलब जिसकी एमिसिविटी 0 और मतलब 1 से कम है। ब्लैक बॉडी तो एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकली बॉडी होती है, तो 1 से कम ही होती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी जो उसने हीट अब्जॉर्व की है उसे पूरा 100% एमिट नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ तो उसमें रह ही जाता है। इसलिए जो परफेक्ट बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है, और जो ग्रे बॉडीज़ होती हैं वो 1 से कम होती हैं, क्योंकि वो 100% जो है वो एमिट नहीं कर पाती। और ये जो एमिसिविटी होती है वो इन जनरल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है पहले तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, उसके अलावा डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी। ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा हीट होगी तो एमिशन ज़्यादा होगा, किस डायरेक्शन में वो उसका एमिशन होना है, और वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। तो इसी ई की वैल्यू पर हम थर्मल रेडिएटर्स को 3 टाइप से हमने जैसा भी डिफ़ाइन किया, कि एक तो हमने कर दिया ब्लैक बॉडी हो गया जिसकी एमिसिविटी की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर दूसरा जो थर्मल रेडिएटर मतलब जो रेडिएट कर रहा है हीट को, ग्रे बॉडी जिसकी एमिसिविटी की वैल्यू हो गई <1। और फिर जो थर्ड टाइप का हो जाएगा वो सिलेक्टिव रेडिएटर हो जाएगा। और इसमें सिलेक्टिव मतलब अब वो इसकी जो भी ई की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से वेवलेंथ पर ले रहे हैं उसकी एमिसिविटी को, ठीक है। तो वो सिलेक्टिव रेडिएटर हो गया। और ये जो ब्लैक बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन और वेवलेंथ दोनों के। जो ब्लैक बॉडी है उसको वेवलेंथ या फिर डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। और जो ग्रे बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जो ग्रे बॉडी है उसकी वैल्यू <1 होगी, लेकिन ये जो वैल्यू इसकी जो भी वैल्यू होगी वो थ्रू आउट द वेवलेंथ कॉन्स्टेंट ही रहेगी। जिसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने जो देखा प्लैंक लॉ के द्वारा जो फ्रैक्शन ऑफ दिया गया है एमिसिविटी का, मतलब जो रेडिएंट एग्जिस्टेंस है उस मटेरियल का, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, ब्लैक बॉडीज़ के रेडिएंट एग्जिस्टेंस से। लेकिन ये जो सिलेक्टिव रेडिएटर है इसको वेवलेंथ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी,
और जो ग्रे बॉडी है वो वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होगी, उसको वेवलेंथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो सिलेक्टिव रेडिएटर है वो वैरी हो जाएगा वेवलेंथ के साथ। फिर एमिसिविटी में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की एमिसिविटी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, ये भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो वो उसकी एमिसिविटी ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो ब्लैक बॉडी होगी उसकी एमिसिविटी कितनी होगी, परफेक्ट 1। ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी हो गई, 1। फिर इसमें एक पैटर्न जो हम याद कर सकते हैं वाटर कंटेंट के रिलेशन में, कि अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो जो एमिसिविटी होगी ना वो भी ज़्यादा होगी, एमिसिविटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ड्राई लीफ है और एक वेट लीफ है, तो किसकी एमिसिविटी ज़्यादा होगी, तो जो मॉइस्चराइज लीफ है उसकी एमिसिविटी ज़्यादा होगी। या फिर जैसे हम देखें कि जो वाटर होती है उसकी एमिसिविटी भी ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 0.99 होती है। फिर जो डैम्प लीव्स होती हैं उनकी भी एमिसिविटी कितनी होती है, 0.99 होती है। और वहीं जो ड्राई लीव्स होती हैं उनकी कितनी होती है, उनकी होती है 0.96 ड्राई लीव्स की। फिर जो ग्रास होगा उसको आप याद रख सकते हैं कि जो ग्रास है उसमें तो ज़्यादा पानी होगा ना इससे, तो जो ग्रास होती है उसकी एमिसिविटी होती है 0.98 से लेकर 0.99 के बीच में। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट आप याद रख सकते हो जैसे स्नो है, उसकी एमिसिविटी कितनी होती है, 0.97 से लेकर ऑलमोस्ट 1 के बीच में, मतलब वो सब कुछ एमिट कर देती है स्नो। फिर अगर हम सॉइल की बात करें तो जो मॉइस्ट सॉइल होती है, जो मॉइस्ट मतलब जो गीली मिट्टी है, नमी है जिसमें, उसका होगा 0.94 से लेकर 0.95 एमिसिविटी। और वहीं जो ड्राई सॉइल है, ड्राई अगर लोम है तो उसकी हो जाएगी 0.92। और ड्राई सैंडी है तो इसकी हो जाएगी 0.88 से लेकर 0.94 के बीच में। और जो आइस होती है, स्नो और आइस अलग होता है, जो आइस होती है उसकी 0.98। ये सारी वैल्यूज़ हैं एमिसिविटी की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमिसिविटी की वैल्यूज़ थी जो मैंने आपको मेंशन करी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वुड की भी याद रखनी है तो उसकी होती है 0.9। एक आप ग्लेशियर की भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्लेशियर होता है उसकी एमिसिविटी की वैल्यू होती है 0.85। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रल एमिसिविटी क्या होती है। स्पेक्ट्रल एमिसिविटी ये क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल एंड सरफेस फिनिश। ये जो भी मटेरियल होगा उसके टाइप और वो जो सरफेस है उसका जो फिनिशिंग है उस पर ये डिपेंडेंट होगा। मतलब कि जो भी प्रपोर्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन जो है वो किस पर डिपेंड होता है, वेवलेंथ पर डिपेंड होता है और उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था कि मटेरियल की प्रॉपर्टी और वेवलेंथ इस सब पे डिपेंड होता है, जो भी ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन या फिर अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर इसको हम ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम काउंट करें एमिसिविटी को, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा मतलब जैसे अब्जॉर्प्शन उसका 100% होगा तभी वो एमिट कर पाएगा 100%, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1। और इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ट्रांसमिशन भी कुछ नहीं होगा।
वो सारा की सारा क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद उसी अब्जॉर्प्शन को वो एमिट कर देगा। हमने पढ़ा ना कि अब्जॉर्प्शन इज़ फॉलोड बाय एमिशन, तो इसका सम कितना हो गया, 1 हो गया। वहीं अगर कोई ओपेक मटेरियल है, मतलब जो कि इधर से उधर जाने नहीं दे रहा है लाइट को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन ज़ीरो हो गया ओपेक मटेरियल में, T इज़ इक्वल टू 0 हो गया। उसका कुछ पोर्शन तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि T जो था ना वो 0 हो गया। तो ये ओपेक में T की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बचा क्या, ये और रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन बचा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इज़ इक्वल टू 1। तो हम एमिसिविटी इस कंडीशन में कह देंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, एमिसिविटी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना कि अब्जॉर्प्शन इज़ इक्वल टू 1 माइनस रिफ्लेक्शन। ये एक इक्वेशन ऐसी हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपसे ये पूछ ले इक्वेशन ऑफ एमिसिविटी विद रिस्पेक्ट टू द ओपेक मटेरियल, तो आप ये बोल सकते हैं। और जो ब्लैक बॉडी है उसकी तो डायरेक्टली 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप मटेरियल में जो ये फॉर्मूला है और ये जो आपके कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ये डिराइव कर सकते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जो भी मटेरियल ने जो भी अब्जॉर्ब किया है वो पूरा की पूरा एमिट कर देगा। तो इसी के साथ कौन सा लॉ है, ऐसा कौन सा लॉ जो है जो कहता है कि जो गुड अब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी होता है, तो वो है किरचॉफ्स लॉ। यही कहता है ना किरचॉफ्स लॉ कि जो गुड एमिटर होता है वो गुड अब्जॉर्बर होता है, वो गुड एमिटर भी होता है। तो मतलब जो अब्जॉर्ब कर रहा है गुड, वो एमिट भी करेगा ज़्यादा। और ब्लैक बॉडी में 100% अब्जॉर्प्शन 100% एमिशन होता है। एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो करता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और एक और कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है जीआरएफ में वो है कि 2 बेसिक पैरामीटर जिस पे माइक्रोवेव एमिशन और स्कैटरिंग डिपेंड करती है। माइक्रोवेव एमिशन एंड स्कैटरिंग किस पर डिपेंड करती है ये, एक तो सरफेस रफनेस पे और दूसरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। स्टेंट पर माइक्रोवेव एमिशन और स्कैटरिंग कौन से 2 बेसिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, माइक्रोवेव एमिशन और स्कैटरिंग। तो सरफेस की रफनेस पे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अगर सरफेस की रफनेस ज़्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, एमिशन भी जो है वो ज़्यादा होगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको स्टोर करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट बोला जाता है। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये मेजर है
of its ability to store electrical energy. मतलब एक मटेरियल कितना कॉन्सेंट्रेट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होल्ड कर सकता है, उसे ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये माइक्रोवेव एमिशन और स्कैटरिंग इन दोनों पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ये जो प्लेन है इसका वो चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ इंसिडेंट हुई लाइट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो इसका नॉर्मल होगा ये सब एक ही प्लेन में होता है। जैसे अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये दूसरे प्लेन में चले जाता है, इधर ट्रांसमिशन में भी चला जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में ये एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन को, कौन से, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करता है कि कितना रेडिएशन वो मटेरियल अब्जॉर्ब करेगा। जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्टली सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेगी, सब कुछ एमिट कर देगी। और ये जो एमिशन है वो कौन से लॉज को फॉलो करता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को और प्लैंक्स लॉ को। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि वो सब कुछ इंसिडेंट रेडिएशन को सब कुछ एमिट कर देगी, और ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हमने डिस्कस किया। अब ये जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक क्विकली समराइज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सा लॉ है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को गवर्न करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। और मल्टीपल डायरेक्शन में कौन सी स्कैटरिंग हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये रफ सरफेस होती है इसकी, जिसकी वजह से ये स्कैटर हो जाएगा और मल्टीपल डायरेक्शन में ये स्कैटरिंग हो जाएगी इसकी। कौन सा मटेरियल है जो कि रेडिएशन को पास थ्रू होने देगा, जो ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे कि ग्लास या वाटर, क्लियर वाटर, वो रेडिएशन को पास थ्रू होने देगा। और ब्लॉक कौन कर देगा, ओपेक, मतलब जो पारदर्शी नहीं है, जैसे कि वुड हो गया। कौन सा लॉ है जो कि अब्जॉर्प्शन और रेडिएशन और थिकनेस से रिलेटेड है। तो वो है बियर लैम्बर्ट लॉ, जो कि रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन और मटेरियल की थिकनेस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। वो है बियर लैम्बर्ट लॉ, जिसको हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन के अंदर। पार्शली लाइट कौन ट्रांसमिट होने देगा, वो होगा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ये वापस से आ गया है। तो व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द कन्वर्जन ऑफ रेडिएशन इनटू इंटरनल एनर्जी, अब्जॉर्प्शन। हमने देखा था अब्जॉर्ब हो गया, तो जो लाइट की एनर्जी आ रही थी उसने वो मटेरियल के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब क्या हो गए, एटम्स मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, एमिशन हो जाएगा। कौन सा ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, ब्लैक कलर। तो लाइट, हाउ मच लाइट अब्जॉर्ब करेगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसके कलर पर। कौन सा लॉ है जो रिलेटेड है एमिटेड रेडिएशन टू द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रेडिएशन हीटेड ऑब्जेक्ट एमिट, जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस टाइप की रेडिएशन को एमिट करते हैं, स्पेक्ट्रम की कौन सी रेज को एमिट करते हैं, तो वो होती है इंफ्रारेड। जब भी हीट हो उससे रिलेटेड अगर रेस पूछी जाए तो वो होती है इंफ्रारेड। पीक वर्ड मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ रेडिएशन वाले वीडियो में जब हमने सारे लॉस को पढ़ा था, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में भी पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था
कि अगर पीक वेवलेंथ या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाए जो कि ब्लैक बॉडी के द्वारा एमिट की जाती है, तो उसके लिए कौन सा लॉ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द एमिशन ऑफ लाइट बाय हॉट ऑब्जेक्ट? थर्मल। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि 100% लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और एमिट कर सकता है, तो वो होती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी होती है जो एक कि परफेक्ट एमिटर कंसिडर की जाती है और परफेक्ट जो रेडिएटर भी उसको माना जाता है। मतलब वो बॉडी जो है सब कुछ एमिट कर देगी और उसको जितनी भी लाइट मिलेगी सब कुछ वो ऑब्जॉर्ब कर देगी। ये एक हाइपोथेटिकल बॉडी होती है। तो जो ब्लैक होल होता है उसको नियरली ब्लैक बॉडी कंसिडर किया जाता है, वरना ऐसे अगर हम देखने चाहें नेचर में कि कौन है ब्लैक बॉडी, तो हमको ऐसे डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक हाइपोथेटिकल बॉडी है। जो ब्लैक होल है उसको हम नियरली ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब्स एमिट ऑल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, तो वो ब्लैक बॉडी होती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन, कौन सा लॉ जो है डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन, तो वो है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक लॉ का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जो सारे स्पेक्ट्रल रेडिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन सा होता है? प्लैंक लॉ, अलग अलग वेवलेंथ पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कांस्टेंट? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कांस्टेंट जो कि सिग्मा है। रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर और रेडिएशन इंटेंसिटी का क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना टेम्परेचर, तो इसको प्रोपोर्शनल लिखेंगे हम। जो रेडिएंट इंटेंसिटी है और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेडिएशन में जो अब्जॉर्ब होता है उसको एमिट होता है ऐसा हीट, उसको क्या बोलते हैं? एमिशन कहा जाता है। और रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और इमिटेड रेडिएशन वेवलेंथ, जैसे कि प्लैंक लॉ। प्लैंक लॉ में क्या रिलेशन है? इसने बोला है कि इमिटेड रेडिएशंस वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात आ गई ना, किस में होता है? प्लैंक लॉ में ही होता है। जो एनर्जी होती है और वेवलेंथ के फॉर्म में वो इमिट होती है, तो इसका रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर डिफ्यूज और स्पेक्युलर रेडिएशन के कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस टाइप का रिफ्लेक्शन है जो कि डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज को मेंटेन करता है। स्पेक्युलर मतलब डायरेक्ट, जो रेडिएशन आया वैसे कि वैसा वापस चला जाएगा। जब रफ सरफेस पे होगा तो डिफ्यूज़ हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। शार्प इमेजेस कौन करेगा? स्पेक्युलर या डायरेक्ट जो है वो शार्प इमेजेस, जैसे कि मिरर में हमको देखने को मिलती हैं शार्प इमेजेस। फिर रिफ्लेक्शन जो पॉलिश्ड सरफेस या फिर मिरर, तो क्या होगा? डायरेक्ट ही होगा। जब बहुत सारी डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हो गई तो वो किसकी वजह से? डिफ्यूज़, क्योंकि रफ सरफेस है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है बल्कि वो स्कैटर हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में और डिम हो जाती है लाइट। और यूनिफॉर्मली भी हो रही है, स्कैटर भी हो रही है और ये यूनिफॉर्म भी हो रही है। सॉरी, इसमें पूछा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जो हो रही है वो स्पेक्युलर या डायरेक्ट हो रही है। सो दैट्स अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। मैंने हमारा रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और एमिशन, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो आप उसे डिसलाइक करके आपके फीडबैक देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट पर मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। और कुछ टॉपिक अगर आपका रह गया है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।